हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे जो अध्याय नंबर 2 है मानव तंत्र। मानव तंत्र बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे जो मानव के सिस्टम्स हैं उनके बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर में जो हम हैं उसमें पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? पाचन तंत्र का। तो देखिए मानव तंत्र, सबसे पहले किसकी बात करें? तंत्र की। तो ये तंत्र जो शब्द है वो कहाँ से आया है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, हमारे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका मीन्स सेल कहते हैं। वो जो कोशिकाएं क्या करती हैं, एक साथ जब गुच्छा बनाती हैं, समान तरीके से कार्य करती हैं, मिलती हैं, तो वह एक तरह से ऊतकों का निर्माण करती है। फिर ऊतक भी अपने क्या समान तरीके से कार्य करते हैं, फिर आपस में मिलते हैं तो वह अंग का निर्माण करते हैं। और जब अंग है धीरे धीरे आपस में मिलते हैं, पूरे अंग मिलकर के एक कंप्लीट सिस्टम अर्थात तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो तंत्र है और बहुत सारे तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। अब वह मानव के शरीर का भी कर सकते हैं और किसी जंतु के शरीर का भी कर सकते हैं, क्योंकि जंतु के शरीर में भी तो पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है पाचन तंत्र या कोई भी तंत्र को समझने के लिए जो हमारी सेल्स है वो क्या है। हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम आंखों से, नग्न आंखों से देख नहीं सकते, उसको कहते हैं सेल्स यानी कोशिकाएं। और कोशिकाएं पूरी मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग आपस में मिलकर के तंत्र बनाते हैं और तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, कोशिका में बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। अब बात करें मानव के शरीर की, तो मानव का जो शरीर है बहुत ही जटिल संरचना से मिलकर बना है। जटिल संरचना मतलब बहुत सारे इसमें अंग काम कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें तंत्र काम कर रहे हैं, उसके अंदर हार्मोन्स आ रहे हैं, पाचक रस आ रहे हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म हमारे अंदर हो रही है, रसायन जो बहुत सारी क्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो मानव का एक शरीर है बहुत ही जटिल संरचनाओं से मिलकर के बना है। मतलब मानव का जो शरीर है वह एक बहुत ही जटिल अंग है पूरा। जो मानव का जो शरीर है की प्रकृति एक अद्भुत है और जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। तो विभिन्न परस्पर इकाइयां बना दी हमने, उससे हमारा शरीर बन गया जो क्या एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया उसका बनना। तो देखिए इसमें जो आपको बताया गया वही यही है कि सबसे पहले कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं जो है मिलकर के ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग से तंत्र का निर्माण करती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तंत्र यानी मानव तंत्र बनाने के लिए सबसे पहले कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा और अंग से क्या बनेगा? तंत्र बनेगा। अब ये तंत्र जो बनेगा उसमें हमारे पास में बहुत सारे तंत्र होते हैं हमारे शरीर में, उसमें जो सबसे पहले है हम अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र का। तो देखिए हमारा जो पाठ स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पाचन की। पाचन तंत्र तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन की कि पाचन क्या होता है। देखिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। अब घटकों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। मुख्य रूप से ये घटक हमारे भोजन के अंतर्गत आते हैं जो कि हम डेली अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ विभिन्न घटकों को हम लेते हैं। जो भोजन के साथ विभिन्न घटकों को अगर हम ले रहे हैं तो जो उनका पाचन होता है, जो उनका अवशोषण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पाचन कहलाता है। यानी भोजन का पाचन ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन का पाचन का मतलब क्या हुआ
कि देखो भोजन में अपन क्या करते हैं, जटिल पदार्थ लेते हैं, यानी बड़ा रूप लेते हैं, बड़ा अणु लेते हैं भोजन का, और वो क्या करता है, छोटे अणु में टूटता है। तो भोजन का जो एक बड़ा अणु है जो छोटे अणु में टूटेगा, तो वही प्रक्रिया जो हमारी होगी पाचन कहलाएगी। पाचन का मतलब क्या होगा कि बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, अर्थात जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, सरल यौगिकों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब बात यहां पे आती है कि ये जटिल यौगिक क्या हैं और ये सरल यौगिक क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाचन जो तंत्र है उसमें जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूटते हैं। जैसे कि आप रोटी का कोई ग्रास लेते हैं, चपाती जब आप लेते हैं तो चपाती का एक टुकड़ा आप लेते हैं, फिर यहाँ से यह पाचन क्रिया चालू होती है मुख से, तो वह धीरे धीरे अंदर जाकर के ग्रास पूरा टुकड़ों के रूप में जाता है, सलीकृत होता है, अवशोषण उसका किया जाता है। तो पहले तो अपने पास में जटिल अंग था और अंततः वो जाकर के किस में हो गया, एक सरल पदार्थों में टूट गया। तो यहां से लेकर यहां तक ये गया, जटिल से सरल पदार्थ में ये टूटा, तो ये क्या कहलाया, एक तरह से पाचन ही कहलाया। तो यानी जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। अब जटिल जो पदार्थ है वो सरल पदार्थों में कैसे टूटते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और जो वसा लेते हैं ये जटिल पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ है। अब ये सरल पदार्थों में कैसे टूटते हैं, तो देखिए जो अपने पास में कार्बोहाइड्रेट है यह क्या करता है, सबसे पहले जब मुख से इसका पाचन किया जाता है तो ये किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है, ये ग्लूकोज के अंदर बदलता है। और ग्लूकोज जो है जब इसका पाचन क्रिया पूरी होती है तो यह ग्लाइकोजन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ग्लाइकोजन में बदल जाती है। तो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है, फिर यह ग्लूकोज में बदल रहा है और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में यह बदल रहा है। तो जटिल पदार्थ से किस में बदल गया, सरल पदार्थ में। ऐसे ही बात करें प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन है सबसे पहले किस में बदलते हैं, पेप्टोन्स में, और पेप्टोन से किस में बदलते हैं, एमाइनो एसिड में। जो प्रोटीन है सबसे पहले किस में बदलते हैं, पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स में बदलने के बाद किस में बदलते हैं, ये एमिनो या फिर एमाइनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में ये बदलते हैं। इसी प्रकार जो वसा होती है यानी फैटी जो एसिड होते हैं वो किस में बदलते हैं, ये बदलते हैं सबसे पहले किस में, वसा जो होती है किस में बदलती है, फैटी एसिड में बदलती है। फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल में बदलते हैं, और जो वसीय अम्ल होते हैं वो किस में बदलते हैं जाकर के, अंततः ये ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ग्लिसरॉल में ये बदल जाते। तो आप देखो यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा भोजन के घटक हैं जिनको हम ले रहे हैं, ये जटिल पदार्थ हैं। इनको जब सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है तो जिस क्रिया के द्वारा जिनको इन सरल पदार्थों में तोड़ा जा रहा है तो उसी को हम पाचन कहते हैं, पाचन तंत्र नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं पाचन। तो जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा थी। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में गया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में सल्लीकृत हुआ, उसके बाद प्रोटीन पेप्टोन्स में गई, पेप्टोन से एमाइनो एसिड में सल्लीकृत हुई, इसके बाद में वसा थी जो फैटी एसिड में गई, फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में सल्लीकृत हुई। यानी जटिल जो पदार्थ हैं सल्लीकृत हो गए छोटे पदार्थों के अंदर। तो जब जटिल पदार्थ छोटे पदार्थों के अंदर सल्लीकृत होते हैं तो उसी को जो हम है क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पाचन कहते हैं। अब देखिए ये जो पूरा पाचन हो रहा है, जिस तंत्र के द्वारा ये पाचन होता है वह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। यानी भोजन का जो पाचन होता है इन सब सिस्टम के द्वारा, ये तो प्रक्रिया पाचन है। तो इस प्रक्रिया का जो पाचन है किन किन अंगों के द्वारा हो रहा है, कौन कौन से अंग हैं जो इस पाचन की क्रिया में शामिल हो रहे हैं, तो उन अंगों को और ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो इनका पाचन का क्या कर रही हैं, अवशोषण कर रही हैं, उनको मिला करके हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि ऐसा तंत्र जिसमें भोजन का क्या कहता है, अंतर्ग्रहण से लेकर के, यानी जब भोजन को मुख में लिया जाता है तो उसका पाचन क्रिया, उसकी अवशोषण की क्रिया की जाती है, उसके बाद उसको जब मल के द्वारा त्याग कर दिया जाता है तो उसमें जितने भी अंग शामिल किए जाते हैं उन सभी अंगों को और जितनी भी ग्रंथियां यहाँ पर काम करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी ऐसा तंत्र जो कि भोजन के अंतर्ग्रहण से तो शुरू होता है, नहीं भोजन लेने से जितने भी अंग यहाँ से चालू हो जाते हैं, जैसे मुख हुआ, मुख से भोजन अपने को चबाना चालू किया, इसके बाद ग्रेसनी आई, ग्रास नली आई, अमाशय आया, छोटी आंत, बड़ी आंत,
मलद्वार। तो ये जितने भी अंग आए और अपने पास में जो ग्रंथि है, जैसे मुख में गया भोजन तो लार ग्रंथि अपने मुख को क्या करती है, बोलस के रूप में करती है, तरल पदार्थ बना लेती है। तो जितनी भी ग्रंथि हमारे काम करती हैं वो सब किस में करती हैं, पाचन तंत्र में। पाचन तो क्या है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। और जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में जिन अंगों के द्वारा, जिन ग्रंथिकाओं के द्वारा टूट रहे हैं, उस सिस्टम को, उस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। बिल्कुल सही तरीके से समझ आया होगा कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में जिन अंगों के द्वारा, जिन ग्रंथिकाओं के द्वारा ये टूट रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो एक पूरी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, यानी भोजन को अंदर ग्रहण से लेकर के मल त्याग तक का एक ऐसा तंत्र जिसमें क्या होती है, अनेक तो ग्रंथि आती हैं और अनेक ही अंग शामिल किए जाते हैं, उसको कहते हैं पाचन तंत्र। उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखिए जो हमारे पास में पाचन तंत्र है, ये देखिए हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, मुख दिख रहा है। मुख से एक नलिका जा रही है, फूड पाइप जा रहा है, फिर धीरे जाकर के स्टोमक में जाता है। स्टोमक में ये जाकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके लास्ट में मल के द्वारा इसका त्याग कर दिया जाता है। तो भोजन जो लिया जा रहा है यहाँ से लेकर के और इसका अंतिम तक कौन कौन से अंग यहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं, उन्हीं अंगों को और कौन कौन सी ग्रंथियाँ इस तंत्र में काम करती है, सिस्टम में, उन्हीं को मिला करके पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र जो होता है मुख्यतः इसमें अंग भी शामिल होते हैं, इसमें ग्रंथियां भी शामिल होती हैं। तो देखिए पाचन तंत्रों को अगर मैं डिवाइडेशन करूं तो सबसे पहले दो चीज में डिवाइडेशन करूंगा। जो पाचन तंत्र है ये क्या है, दो भागों में डिवाइडेशन होता है। एक तो होता है ग्रंथियों में, एक होता है अंगों में। जैसा कि पाचन तंत्र जो एक तो हो गया अंगों में और एक हो गया ग्रंथियों में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पाचन तंत्र है, एक अंगों में हो गया और एक ग्रंथियों में हो गया। तो इसमें कौन कौन से अंग तो काम कर रहे हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां काम कर रही है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र में अंगों की बात करें तो सबसे पहले भोजन जो पचना चालू होता है वो कहाँ से होता है। भोजन सबसे पहले हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे पास में पहला अंग होता है। फिर ये भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। फिर ये भोजन कहाँ जाता है, ग्रासनली। तो ग्रासनली की सहायता से अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और फिर मलद्वार में। तो देखिए यहां पर आपके पास कितने पॉइंट आए, 7 पॉइंट आए। यानी 7 जो अंग हैं हमारे इस पाचन तंत्र में काम करते हैं। अब इन 7 अंगों को जो है मिला करके हम क्या कहते हैं, आहारनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोला जाता है, वह इन 7 अंगों को मिला करके एक नलिका बनती है। मतलब एक नलिका जो है यहाँ से चालू होती है, जो कहाँ तक जाती है, अंत तक पूरी जाती है, अपना कंप्लीट मिल करके उसको ही हम पूरा क्या कहते हैं, आहारनाल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जो है पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो अपन बांट सकते हैं एक आहारनाल में और एक बांट सकते हैं हम ग्रंथियों में। अब आहारनाल जो है वो क्या होती है, मुख से लेकर के मलद्वार तक एक लंबी नलिका होती है जिसकी जो लंबाई है लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तो देखिए आहारनाल क्या है, ये सभी अंग मिलकर के एक आहारनाल का निर्माण करते हैं। आहारनाल मुख से लेकर मलद्वार तक एक नलिकाकार संरचना है, इसे पोषण नाल भी कहते हैं और यह लगभग 8 से 10 मीटर की एक लंबी नली होती है। देखिए इसके अंदर 7 अंग काम कर रहे हैं। इसके अंदर कितने अंग काम कर रहे हैं, 7 अंग काम कर रहे हैं। तो ये 7 अंग जो है मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, आहारनाल का निर्माण करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आहारनाल है 7 अंग से मिलकर के बनती है, जो कि मुख से चालू होती है और मलद्वार पर ये खत्म होती है और जिसकी लंबाई मुख्यतः कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक इसकी मुख्यतः लंबाई होती है। आहारनाल का बारे में आपको क्लियर हो गया। 7 अंग है, 8 से 10 मीटर लंबाई है, मुख से स्टार्ट हो रही है, मलद्वार तक यह जा रही है। अब अपना जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ग्रंथियों पर। देखिए जो ग्रंथियां होती है मुख्यतः यहाँ पर बात कर रहे हैं पाचन करने वाली ग्रंथियों की, जो पाचक ग्रंथियां हैं उनकी। तो भोजन को जो पाचक करती हैं, पाचन करने में जो क्रियाएं शामिल होती हैं, जो रस शामिल होते हैं, वो कौन सी ग्रंथियों में आते हैं, पाचक ग्रंथियों में। तो जो पहले बात कर लेते हैं पर ग्रंथियों की, तो ग्रंथियां जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक जो ग्रंथि होती है वो तो होती है अपने पास में बहिस्रावी ग्रंथियां
एक तो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहिस्रावी ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखें बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है। देखो बहिस्रावी ग्रंथि को मुख्यतः क्या कहते हैं, मुख्यतः बहिस्रावी जो ग्रंथियां उसको हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियां नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है मुख्य रूप से क्या करती है, एंजाइम का पाचन करती है, यानी इसमें जो भोजन है एंजाइम के रूप में स्टार्ट होता है। बहिस्रावी के अंदर क्या आता है, एंजाइम आते हैं, जूस आते हैं। बहिस्रावी के अंदर क्या होता है, एंजाइम का, जूस का क्या होता है, डाइजेशन होता है। जबकि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है मुख्यतः रिलीज करती है किसको, ये हार्मोन्स, केमिकल्स को। अंतःस्रावी जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, जबकि अपने पास में इसमें कोई हार्मोन्स नहीं है, कोई हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा। इसलिए जो हमारे पास में पाचक ग्रंथियां हैं उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो मुख्य रूप से अपने पास में कितनी होती है पाचक तंत्र में, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब आपको ग्रंथिका से भी समझ आ गया होगा कि जो ग्रंथि होती है मुख्य रूप से दो होती है, बहिस्रावी, अंत जो होती है हमारे सिस्टम केमिकल्स में हार्मोन्स का रिलीज करती है, जबकि बहिस्रावी एंजाइम का करती हैं। और भोजन में जो पाचन होता है एंजाइम की क्रिया के द्वारा होता है, एंजाइम एक्टिवेशन के द्वारा होता है, एंजाइम मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो एंजाइम मैकेनिज्म के द्वारा जब इसका पाचन होता है तो ये जो ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र जो कि मुख से मलद्वार तक अनेक अंग को शामिल कर रखा है, अनेक ग्रंथियों को शामिल कर रखा है, तो वह तंत्र पाचन तंत्र कहला रहा है। पाचन जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ रहा है क्या कहला रहा है, पाचन कहला रहा है। तो अब हम सबसे पहले पाचन तंत्र में पहले एक एक अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, मुख के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये 1 से लेकर के जो 7 अंग है वो किस में आते हैं, आहारनाल में। किस में आते हैं, आहारनाल में। और जो आहारनाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट आपको पाचन तंत्र बताया गया है, इसके जो भाग है वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाए गए हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं मुख की ओर। देखिए हमारे पास में सबसे पहला जो होता है वो होता है मुख। सबसे पहला किसकी बात करते हैं, मुख की। देखो हमने अभी जस्ट अभी बात की थी कि आहारनाल क्या होती है। आहारनाल 8 से 10 मीटर लंबी नलिका है जो मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ तक जाती है, मलद्वार तक। तो इसके बीच में अनेक अंग शामिल हो गए, तो इसको आहारनाल कह रहे हैं। अब अनेक जो अंग है पूरा मिलकर के क्या कार्य करता है, मतलब आहारनाल जो होती है एक तरीके से क्या कार्य करती है। एक तरीके से जो आहारनाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है। पहला, आहार को सल्लीकृत करती है। क्या करती है, आहार को सल्लीकृत करती है, यानी उसको तोड़ती है। पचित आहार का अवशोषण, जो रस बच जाता है, पचित अवशोषण, पचित आहार का अवशोषण मतलब जो अपने पास में आहार बच जाता है सल्लीकृत करते ही उसका क्या करती है, अवशोषण करती है। आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाती है, बिल्कुल यहीं से तो अपने पास में भोजन लिया जाता है। तो पहला अंग शामिल होता है आहारनाल में। तो क्या क्या काम हो गए इसके, आहारनाल के मुख्यतः काम आहार को सल्लीकृत करके पचाना होता है, उसका अवशोषण करना होता है, फिर और जो मुख्यतः कार्य क्या है, मुख से इसको भोजन को स्टार्ट करना और मलद्वार तक इसको पहुंचाना आहारनाल का ही क्या होता है, कार्य होता है। देखिए मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए आहारनाल में पाए जाने वाले ग्रंथियों के द्वारा एक रस उत्पन्न होता है जिसे पाचक रस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ग्रंथियों के द्वारा एक रस उत्पन्न किया जाता है जिसको पाचक रस कहते हैं, और जिन ग्रंथियों के द्वारा कहता है उन्हें पाचक रस ग्रंथियां कहते हैं। ये जो पाचक रस होते हैं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन को सल्लीकृत करते हैं और शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूपों में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में होता है, प्रोटीन पेप्टोन्स में होता है, एमाइनो एसिड में होता है, फिर फैटी एसिड जो फैट होता है, लिपिड जो होते हैं फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सल्लीकृत हो रहे हैं। किसके द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा इनका सल्लीकृत होता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं। अब हमारे पास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मुख। देखिए आप अपने मुख को देखिए, अभी हमने पाचन तंत्र का डायग्राम देखा था, तो उसमें जो मुख था, मुख देखो मुख बनाने का एक जो सिस्टम होता है मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ सरल सा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, नंबर लीजिए 1 2 3 और 4 ले लिया। सबसे पहले लिखा 1 2 3 और 4, उसके बाद आपने
इसको यू करके यू बना दिया। तो देखिए एक तरह से हमारे पास में यहाँ पर मुख का निर्माण हो जाता है, जो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है बनाने की, एक लेख चित्र बनाने की सबसे सरल ट्रिक है। तो देखिए मुख, यानी हम कह सकते हैं कि जो भोजन का पहला चरण होता है वह मुख के द्वारा ही संपादित किया जाता है। भोजन पचाने का जो पहला चरण है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है? मुख के द्वारा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आहार नाल का अग्रभाग यानी सबसे पहला भाग और आगे का जो भाग है वह मुख से होता है। और जो कहाँ खुलता है? मुख गुहा, यानी मुख गुहा अंदर की जो गुहा होती है उसके अंदर अपने पास में है खुलता है। ये कटोर नुमा अंग है, बिल्कुल कटोर नुमा अंग, जैसे कटोरी आती है उसकी तरह ये भी क्या है? कटोर नुमा अंग कहलाता है। मुख के ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। तो मुख जो है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कठोर तो क्या है और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। देखिए जो मुख गुहा आती है इसमें चारों गति करने वाली पेश यानी में जीवा पाई जाती है। जीभ जिसको हम बोलते हैं, जीभ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मुख क्या होता है? आहार नाल का अग्रभाग होता है, एक कटोरे नुमा अंग होता है और इसमें क्या होता है? जीभ होती है जो क्या करती है? क्या करती है जीभ? वैसे स्वाद का पता लगाने के लिए काम आती है, कोई भी स्वाद का पता लगा सकती है। तो क्या करती है? एक पेशी होती है जो गति करती है। जीवा कहाँ जुड़ी होती है? देखो जीवा से क्या क्या जुड़े होते हैं। जीवा जो है उसके मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधा तल से जीवा फ्रेनुलम से, जीवा जो होती है, जीभ जो होती है उसका आधार तल होता है वो तो क्या कहलाता है? जीवा फ्रेनुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं। और जो होती है कहाँ तक जाती है? मुख गुहा के मध्य भाग तक ये जाती है। जीभ का जो आधार भाग होता है वह फ्रेनुलम लिंगुअल के जो द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जो कि मुख्यतः जीभ के यह आधे भाग तक जाता है। हम मुख की बात कर रहे हैं, पहले किसकी बात की हमने? मुख की। मुख में हमने पहले क्या देखा कि जो हमारे पास में मुख है कटोर नुमा अंग है, आहार नाल का अग्रभाग है, इसमें जीवा पाई जाती है, ऊपर कोमल तथा नीचे कठोर तालु पाए जाते हैं, आधा तल में जीवा फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब मुख की बात करें तो मुख के अंदर दो होठ भी हैं। भाई जीभ की हमने बात कर ली, आहार नाल का अग्रभाग की हमने बात कर ली, तो मुख जो है तो किससे बने हुए? मांस से बने हुए, मांसल होठ है। मुख जो है उसके बाहर जो है अपन कह सकते हैं मुख में दो मांसल होठ होते हैं। मुख जो है दो मांसल होठों से घिरा हुआ होता है जो क्या करते हैं? मुंह को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं, साथ ही भोजन को अंदर ले जाने का कार्य करता है। अगर मुख को खोलेंगे नहीं तो भोजन अंदर कहाँ से जाएगा भाई? भोजन अंदर नहीं जाएगा। तो अपने मुख को खोलना है तो ही भोजन क्या होगा? अंदर जाएगा। तो मांसल होठ क्या करते हैं? मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं, इसी के साथ भोजन को अंदर लेने का कार्य करते हैं। मुख के ऊपर वाले जबड़े में देखो, अब देखो मुख की हमने बात कर ली, जीभ की हमने बात कर ली, होठ की हमने बात कर ली, तो अब हमारे क्या बच गए? दांत। तो हमारे जो दांत होते हैं मुख के अंदर होते हैं वो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। हमारे मुख में जो दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है, जो 16 तो दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 दांत क्या होते हैं? नीचे वाले जबड़े में। देखिए ये जो दांत होते हैं एक सांचे में स्थित होते हैं। सभी दांत जो एक सांचे में स्थित होता है, उन सांचों को हम क्या कहते हैं? मसूड़ा। जैसे दांत निकल गया तो दांत किस सांचे में स्थित था? मसूड़े में स्थित था। तो जिस दांत जो मतलब सभी दांत मिलकर के एक सांचे में होते हैं उन सांचों को हम क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं। और मसूड़ा तथा दांतों की जो पोजीशन होती है, मसूड़ा दांत के अंदर है, तो उसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? गर्त्य दंती बोलते हैं। मनुष्यों को उसको क्या बोलते हैं? हम गर्त्य दंती। अब देखो दांत की बात करें तो एक बात मुझे याद आई, एक तो होते हैं दूध वाले दांत जो बचपन में टूट जाते हैं, एक होते हैं जो स्थायी दांत जो अपने देखो अभी तक भी नहीं टूटते हैं। तो कोई मारने से टूटते हैं, वैसे नहीं टूटते हैं, मारने से टूटते हैं वैसे टूटते नहीं है। तो अपन बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे मनुष्य के दांतों की। तो जो मनुष्य का दांत होता है वह द्विबारदंती पोजीशन में होता है। द्विबारदंती मतलब 2 बार उगने वाला पोजीशन। कैसे? एक तो होता है 2 दांत है वो होता है स्थायी रूप से उगने वाला, एक होता है अस्थायी रूप से उगने वाला। जो अस्थायी रूप से दांत उगते हैं उनको हम मुख्यतः क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? दूध के दांत कहते हैं। तो दांत मुख्यतः 32 प्रकार के होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16, टोटल मिलाकर के 32 होते हैं। ये जो दांत हैं मुख्य रूप से द्विबादंती पोजीशन में होते हैं, जिनमें से एक स्थायी और एक होता है अस्थायी। जो अस्थायी होते हैं वो दूध के दांत होते हैं।
स्थायी रूप से जो दांत होते हैं, जो दूध के बाद आने वाले दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत बता दिए दूध के दांत होते हैं, और जो बाद में दांत आते हैं वो कौन से आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। अब जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये तो बात कर ली कि दांत जो है मुख्यतः 32 होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो दांत होता है वो होता है कृंतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। नाम आपको याद नहीं होंगे शायद, आपने इतना ही देखा कि दांत 32 है, लेकिन ये नहीं देखा कि कौन सा दांत किसके काम आ रहा है, कौन से दांतों को क्या कहते हैं। तो देखिए पहला दांत होता है कृंतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और क्या होता है चौथा चवर्णक। हमारे पास में देखो 16 ऊपर है 16 नीचे, इसमें लास्ट वाले दांत भी हैं, बीच में दांत भी और आगे वाले दांत भी हैं। जो आगे वाले दांत हैं तो भोजन को काटते हैं, ये होते हैं जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो मुख के अंदर जो दांत है वो कौन कौन से दांत है, वो कौन कौन से कार्य करता है, वो हम इसमें देखते हैं। तो देखिए जो कृंतनक दांत होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8। रत्न दांतों की संख्या होती है 4, अग्रचवर्णक की कितनी होती है? 8 और चवर्णक की कितनी होती है? 12। तो सूत्र के रूप में कैसे याद कर सकते हैं? 8 4 8 12। ये हमने कुल दांतों की याद कर ली, कृंतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 8 4 8 12। अब इसके आधे आधे कर दो, जो कि ऊपरी जबड़े में भी होंगे और निचले जबड़े में। ऊपरी जबड़े में 4 हो गए, 8 है तो निचले जबड़े में 4 हो गए। कुल दांत 4 है तो 2 2 हो गए, ये 8 है तो 4 4 हो गए, और ये 12 है तो 6 6 हो गए। अब इन दांतों में क्या क्या कार्य है, कौन कौन सा दांत कौन कौन सा कार्य करता है? देखो जो कृंतनक दांत होता है वो क्या करता है? भोजन को काटता है। कृंतनक जो दांत होते हैं भोजन को काटते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरना और फाड़ना का कार्य कौन करता है? रदनक। रदनक दांतों के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? भोजन को चीरना और फाड़ना। भोजन को चबाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अग्रचवर्णक के द्वारा किया जाता है, और भोजन को चबाने का कार्य चवर्णक के द्वारा भी किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट है मुख्यतः अपने पास में 6 नंबर का पार्ट आता है। इस पार्ट पे मुख्यतः 1 नंबर का तो अति लघुतात्मक प्रश्न पूछते हैं, और एक जो है यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न पूछाता है। तो 5 नंबर के प्रश्न में तो कोई सा भी तंत्र पूछ सकता है। इस पार्ट में बहुत सारे तंत्र हैं जिनका हम एक एक अध्ययन आसानी से करेंगे। और 1 नंबर का जो प्रश्न है यहीं से पूछा जा सकता है, क्या कि कृंतनक दांतों का मुख्य कार्य क्या है, आहार नाल किसे कहते हैं, ये कितनी मीटर लंबी होती है, आहार नाल में कौन कौन से अंग शामिल किए जाते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी ग्रंथि का क्या क्या कार्य होते हैं, वो सब 1 नंबर के प्रश्न में जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कौन कौन से प्रश्न 1 नंबर के बन रहे हैं। जैसा कि भोजन को चबाने का कार्य कौन से दांत के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर हमने अभी देख लिया कि मुख की स्टडी हमने कर ली, जीवा की भी कर ली, होठ की भी कर ली, और दांत की भी हमने स्टडी यहाँ पर कर ली है। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है ग्रसनी। सबसे पहले हमने देखो अभी मुख की बात की थी, दोबारा से रिवाइज कर दूं आपको, पाचन तंत्र है, समझ आ रहा होगा, दिमाग में फिट कर लेने की बात है कि जो मुख है उसके अंदर क्या होता है? एक कटोरीनुमा अंग है, आहार नाल का प्रथम भाग होता है, और भोजन को पचाने का कार्य यहीं से शुरू किया जाता है। मुख के द्वारा भोजन में पचाने का कार्य शुरू हो जाता है। जटिल जो पदार्थ है धीरे धीरे यहीं से सलीकृत होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इसके अंदर जीवा पाई जाती है, जिसका जो आधार तल है फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके बाद यह जो 2 मांसल होठों से घिरा हुआ होता है, और इसमें जो दांत होते हैं वो 2 द्विबार दंती पाई जाती है मनुष्य में, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी दूध के दांत होते हैं, और स्थायी रूप से जो दूध के बाद आने वाले दांत होते हैं। इसी के बाद अपने पास में यहाँ पर क्या आया कि दांत है 4 प्रकार के, कौन कौन से दांत हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं जो भोजन था सबसे पहले किस में है? मुख में है। अब मुख से जो भोजन है कहाँ जाता है? ग्रसनी के अंदर जाता है। भोजन लिया से, अब भोजन किस में गया? ग्रसनी में गया। अब ग्रसनी क्या है? तो देखिए जो ग्रसनी है मुख गुहा का पिछला भाग, यानी मुख गुहा, ये अग्रभाग है मुख गुहा का, पिछला भाग यहाँ पे होगा मुख गुहा का, ये तो अग्रभाग हुआ। तो पिछला भाग जो होगा किसके आकार का? देखिए ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब एक कीप के आकार का, कीप के आकार का, जो कीप होती है अपनी उसके आकार का। देखिए अग्रभाग हुआ, तो अग्रभाग यहाँ से खुल रहा है, ये देखिए जाते था ऐसे जा रहा है पूरा, तो ये अग्रभाग पूरा यहाँ से जा रहा है, तो कीप के आकार का, देखिए ऐसे जाके ऊपर जाके किसकी तरह जा रहा है? कीप के आकार का। तो हम क्या बोल सकते हैं? आहार नाल का जो पश्चिम भाग है, पीछे वाला भाग है, कीप नुमा संरचना होती है, उस कीप नुमा संरचना को क्या कहते हैं? हम ग्रसनी कहते हैं। आहार नाल के पश्चिम भाग, मुख का जो पीछे का जो भाग होता है एक कीप नुमा संरचना में पाया जाता है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। अब ग्रसनी जो है 2 मुख्य रूप से बढ़ती है, 2 भागों में। देखिए
कई बार क्या करते हैं, मुख से भी अपन सांस लेते हैं और मुख से अपन भोजन पचा रहे हैं। भैया ऐसा क्या सिस्टम है, मुख से भी सांस ले रहे हैं, मुख से भी भोजन पचा रहे हैं। तो देखिए जो ग्रसनी है दो भागों में बढ़ती है, एक तो अपने पास में बढ़ती है श्वसन नाल के अंदर और एक बढ़ती है आहार नाल। यानी ग्रसनी की जो अंदर है दो भाग है, एक तो श्वसन नाल जहां से सांस आता है और एक जो भाग है वो है आहार नाल, यानी जहां पे भोजन अंदर जाता है। देखो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट काम तो यहाँ ये होता है कि कई बार दासी आ जाती है अपने को नॉर्मली रूप से, तो भोजन क्या होता है कि आहार की नलिका में जा रहा है लेकिन श्वसन नाल में वो श्वसन नाल जो है वहां पर बाधा कर देती है, वहां पर वायु जो है प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से कई बार हमें दासी आ जाती है क्योंकि वायु जो वहां पर प्रवेश कर जाती है, जो आहार नाल में अपना भोजन जा रहा था श्वास नाल की ओर गति करने वाला होता है लेकिन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये अंग जो है ये तंत्र है ऐसा ही सिस्टम बनता है, नहीं कर पाता है। ये जो ग्रसनी का मुख्य कार्य यही होता है कि भोजन को जो है आहार नाल में पहुंचाती है और सांस को श्वास नाल के द्वारा बाहर निकालती है। विषम परिस्थिति में हम जो है श्वास को बाहर निकाल सकते हैं मुख के द्वारा, हर परिस्थिति में श्वास को मुख के द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो ग्रसनी है मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है, एक तो आहार नाल में और एक श्वास नाल में। आहार नाल जो भाग होता है यह क्या करता है, आहार को ग्रहण करता है और श्वास नाल श्वास को बाहर निकालने का कार्य करता है। देखिए जो आहार नाल है और वह श्वास नाल है मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। अग्रभाग में श्वास नाल होता है तथा पृष्ठभाग में क्या होती है, आहार नाल होता है। जो अग्रभाग होता है यानी जो अपनी ग्रसनी का मुख का तो पिछले भाग क्या हुआ, ग्रसनी हुआ। अब ग्रसनी का जो सबसे पहले का भाग होगा वो तो क्या होगा, श्वास नाल, यानी श्वास जाएगी रहेगी। वो पृष्ठ भाग उसका भी जो पीछे का भाग होगा वो क्या होगा, आहार नाल होगा, जहां से भोजन जाएगा जटिल पदार्थों में। तो मुख्य रूप से ग्रसनी के तीन भाग होते हैं, पहला नासाग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी। मुख्य रूप से ग्रसनी के तीन भाग हैं, पहला होता है नासाग्रसनी, दूसरा होता है मुख ग्रसनी और तीसरा होता है कंठ ग्रसनी। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, पहला होता है मुख यहाँ पे था तो मुख ये हुआ, यहाँ पर पिछला हिस्सा गया, ये क्या है कीपनुमा, देखो कीपनुमा दिख रही है आपको, कीपनुमा संरचना, कीपनुमा संरचना ये क्या कहलाती है, ग्रास नली अपने पास में ग्रसनी कहलाती है। अब ग्रसनी जो है मुख्य रूप से तीन भागों में बटी होती है। पहली क्या हमने अभी देखी है, एक तो होती है नासाग्रसनी, एक होती है अपने पास में मुख ग्रसनी और एक होती है अपने पास में कंठ ग्रसनी। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो देखिए अपने पास में नासाग्रसनी नेसोफेरिंग्स होती है, नासाग्रसनी एक होती है अपने पास में मुख ग्रसनी, एक होती है लैरिंगोफेरिंग्स होती है कंठ ग्रसनी, एक होती है ओरोफेरिंग्स होती है जो अपने पास में कौन सी होती है, मुख ग्रसनी होती है। नासाग्रसनी होती है, मुख ग्रसनी होती है, कंठ ग्रसनी होती है। नासाग्रसनी के द्वारा सांस को लिया जाता है, मुख ग्रसनी के द्वारा मुख को खोला बंद किया जाता है, पूरा दोनों तरह से कार्य करती है। कंठ ग्रसनी द्वारा कंठ पर यहाँ पर आती है, शामिल की जाती है। तो देखिए नासाग्रसनी जो होती है मुख्य कार्य इसका क्या होता है, नाक के द्वारा सांस लेना। लेकिन कई बार क्या करते हैं विषम परिस्थितियों में हम मुख ग्रसनी या मुख के द्वारा भी सांस ले लेते हैं। तो नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी का यही कार्य होता है। नासाग्रसनी के द्वारा सांस लिया जाता है, लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों में मुख ग्रसनी के द्वारा सांस लेते हैं जो कि ग्रसनी के ही जुड़ा हुआ होता है। तो हमने दो बातें कर ली, अंग में मुख की कि मुख में पहला भोजन गया, मुख भोजन जाते ही किस में गया, ग्रसनी में गया। ग्रसनी के तीन भागों की हमने बात की, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और कौन कौन सी बात की, नासाग्रसनी की। सबसे पहला जो भाग होता है नासाग्रसनी का होता है, उसके बाद मुख ग्रसनी का होता है, तीसरा भाग कंठ ग्रसनी, कंठ है। अब कंठ ग्रसनी का जो आगे वाला भाग है वो क्या कहलाता है, तीसरा भाग ग्रास नली। कौन सा कहलाता है, ग्रास नली। किससे जुड़ा हुआ है, कंठ ग्रसनी से। तो हम क्या कहते हैं, और ये कंठ नली से यानी कंठ ग्रसनी से जुड़ करके धीरे धीरे किस में जाता है, ये अपनी तो एक ग्रास नली बना ही लेता है। फिर ये जो ग्रास नली का जो पार्ट होता है अगला किससे जुड़ता है, अगला जो होता है किससे जुड़ता है, अमाशय से ये जुड़ने लग जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा भोजन था वो मुख में गया, मुख से किस में गया, ग्रसनी में गया और ग्रसनी से किस में गया, ग्रास नली। और जो ग्रास नली होती है एक नली होती है जिसकी जो लंबाई है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली क्या होती है, एक नलिका होती है जिसकी लंबाई क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और जो ग्रस नली का निचला हिस्सा है कंठ ग्रसनी का, या निचला हिस्सा जो ग्रसनी का कंठ ग्रसनी, वहां से तो यह प्रारंभ होती है और गिरवा तथा वक्ष स्थल से, वक्ष स्थल मतलब यहां तक जाती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे वक्ष स्थल से अमाशय में पहुंचने लग जाती है। 25 सेंटीमीटर तक होती है
फिर लास्ट में कहाँ तक जाती है, उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। ग्रास नली का मुख्य कार्य देखो भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना, बिल्कुल सही है। ग्रास नली एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। यह मुख्य कार्य जो मुख से भोजन अपने ग्रसनी में आया तो ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में गया, ग्रास नली से भोजन अमाशय में जाएगा। तो ग्रास नली एक मिडिल पॉइंट हो गया भोजन को पहुंचाने का। तो भोजन को पहुंचाने का जो कार्य है ग्रास नली का ही होता है, जो ग्रसनी से अमाशय तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। और इस नलिका के अंदर क्या होती है, बहुत सारी श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। जो श्लेष्मा ग्रंथियां क्या होती हैं, भोजन को लसदार बनाती है। जैसे हमने जटिल पदार्थ कोई खा लिया, कई बार हमारे यहाँ पर अटक जाता है और अटक पड़ने से हमें पानी पीना पड़ता है, तो वो लसदार बना देता है वो पानी उसको, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उसके अंदर पहले से ही ऐसी श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को आसानी से अंदर पहुंचा देती हैं। आसानी से अंदर कैसे पहुंचाएंगी, जो श्लेष्मा ग्रंथियां रस स्रावित करेंगी, और रस स्रावित करने से क्या होगा, वह आसानी से जो है पूरा अंदर की ओर भोजन होगा वो चला जाएगा। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो ग्रास नली में क्या होता है, देखो ग्रास नली के अंदर एक प्रकार की क्रमानुकुंचन गति होती है, यानी संकुचन, शिथिलन, संकुचन और शीतलन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। जिसके कारण ही भोजन देखो पहले धीरे गया, फिर थोड़ा सा और तेज हो जाता है उसकी गति, फिर धीरे जाता है, फिर तेज हो जाता है। तो ऐसे करके जो भोजन है कौन सी गति करता है, क्रमानुकुंचन गति करता है। इसके बाद इसके पूरे मध्य भाग से होकर के, ग्रास नली के मध्य भाग से होकर के जो भोजन है अमाशय तक पहुंच जाता है। अब देखिए जो ग्रास नली होती है इसके शीर्ष पर एक क्या होता है, घाटी ढक्कन होता है, और घाटी ढक्कन होता है ग्रसनी से भोजन क्या होता है, घाटी ढक्कन के ऊपर से गुजरता है। यहाँ पर हमने बात कर ली जो भोजन होता है गांठी ढक्कन से होकर के गुजरता है। ये बात हम ग्रसनी में ही कर चुके हैं पहले। ग्रसनी जो होती है वहां पर एक जो गांठी ढक्कन पाया जाता है उससे भोजन जो नीचे की ओर यहाँ पर जाता है, और जो गांठी ढक्कन होता है वो कई बार क्या होता है, बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है, और भोजन को क्या करता है, नली में पहुंचाने का यह कार्य करता है। अब जो अगला हमारा प्रश्न है, पहले मुख में क्या हुआ, उसका भोजन का पाचन शुरू हुआ, पाचन होने के बाद वह ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली की सहायता से वह कहाँ पहुंच गया, अमाशय में। अब अमाशय क्या है, देखिए अमाशय जो होता है एक जे आकार की संरचना होती है। अमाशय क्या होती है, एक जे आकार की संरचना होती है। देखिए यहाँ पर आपको अमाशय दिख रहा है, स्टोमक दिख रहा है, तो एक तरह से देखो कैसी संरचना है, अपन बात करते हैं, ये देखो कैसी रचना है, जे आकार की संरचना है। तो अमाशय को हम क्या है, क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार की होती है जे आकार की संरचना होती है। और कहां से खत्म हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय आया, तो ये इसका जो भाग है किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से। फिर अमाशय का जो लास्ट भाग होगा वो अगले पार्ट, अगले अंग से जुड़ा हुआ होगा। तो यानी ग्रास नली का जो आगे का भाग है, पहले ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली का जो आगे का भाग होगा वो कौन से जुड़ा हुआ होगा, अमाशय से जुड़ा हुआ होगा। कैसी रचना है, जी आकार की रचना है। इसका जो ऊपरी सिरा है किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से। जो ग्रास नली खत्म हुई तो उसके बाद में तो अमाशय चालू हुआ। और जो इसका निचला सिरा है, छोटी आंत, छोटी आंत मतलब अमाशय का जो अगले का भाग है, अमाशय का जो आगे का भाग है वो कौन सा आएगा, छोटी आंत। तो अमाशय का पहले का भाग तो कौन सी है, ग्रास नली, उसके बाद का वाला बड़ी आंत, तो छोटी आंत। तो छोटी आंत और ग्रास नली के बीच का पार्ट कौन होता है, अमाशय होता है। यह मुख्यतः उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे होता है। ये एक लचीला अंग होता है जो मुख्यतः क्या करता है, 1 से 3 लीटर तक आयता को ग्रहण कर सकता है। ये इसमें क्वालिटी होती है अमाशय के अंदर, क्या कि ये लगभग 1 से लेकर के 3 लीटर तक की धारिता को क्या करता है, ग्रहण कर सकता है आसानी से, और आराम से जो अपन पाचित हो सकता है। जैसे अपन पानी पी सकते हैं तो आसानी से हम 2-3 लीटर पानी पी सकते हैं, जिसका आसानी से पाचन हो जाता है। मतलब मुख्यतः जो इसकी धारिता है वो कितनी लीटर तक होती है, 1 से लेकर 3 तक हो सकती है। अमाशय के जो भाग है मुख्यतः कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो होता है जठरागम भाग, एक होता है जठ निर्गमी, एक होता है फंडिस। देखिए अमाशय के 3 भाग बताए गए हैं, जठरागम, जठ निर्गमी और फंडिस। जो जठरागम भाग होता है अमाशय का वो क्या होता है, बड़ा भाग होता है, और यह क्या करता है, अमाशय में यहाँ से ग्रसिका जाती है। ग्रसिका जो है यहीं से प्रवेश होती है अमाशय के अंदर। सबसे पहला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, जो ग्रास नली की जो ग्रसिका है इसके अंदर सबसे पहले जाती है। दूसरा भाग कौन सा होता है, जठ निर्गमी। यह छोटा भाग होता है, यह बड़ा बायां भाग था, तो यह कौन सा भाग होता है, दाहिना भाग होता है, जो किससे जुड़ता है, आने वाले अगले पार्ट छोटी आंत से जुड़ता है। फंडिस, इन दोनों के मध्य का जो पार्ट होता है वो कौन सा है, फंडिस होता है। यानी सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, जठरागम देंगे सबसे पहले पॉइंट हम, दूसरा कौन सा देंगे, फंडिस देंगे, और तीसरा कौन सा देंगे, जठ निर्गमी। तो जठरागम मतलब बायां बड़ा भाग होता है, जठ निर्गमी मतलब दाहिना छोटा भाग होता है किसका, अमाशय का, और फंडिस मतलब बायां बड़ा भाग और बायां छोटा जो भाग होता है अपने पास में, उसका जो मध्य का भाग होता है वह क्या कहलाता है,
फंडिस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप आसानी से डायग्राम को देख सकते हैं। ये जो ओसियोफेगस आ रही है वो एक नलिका से आ रही है। अब जो अमाशय होता है उसमें पेशियां भी काम करती हैं जो कि अवरोधनिक होती हैं, जो कि कई प्रकार की ग्रंथियों को मिलने से रोकती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो देखिए, हमारे पास में अमाशय में दो प्रकार की जो अवरोधनी है वो काम करती हैं। उसमें से जो पहली अवरोधनी होती है वो ग्रासनली अवरोधनी होती है, और दूसरी जो होती है अवरोधनी होती है जठर निर्गम्य अवरोधनी। अब जो ग्रासनली अवरोधनी वो क्या करती है, देखो ग्रासिका को और अमाशिका, जो अमाशय होता है और ग्रासिका जो होती है उसको विभेदित करती है। ग्रासिका नली को और अमाशय को विभेदित करने वाली जो अवरोधनी होती है वो कौन सी होती है, ग्रासनली होती है। तथा इस अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रासनली व ग्रासिका में जाने से ऐसा कोई भोजन जो बन जाता है जो हमारे क्या करता है, नुकसान करता है। तो कई बार जो होता है हम बहुत ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, तो भोजन खाने से क्या होता है, खट्टी डकारें वगैरह अति अम्लता में हो जाती है। उस स्थिति से हमें पहले जो ग्रासनली अवरोधनी है वो बचा लेती है। जठर निर्गम्य अवरोधनी क्या होती है, यह अमाशय व छोटी आंत को व्यतीत करती है। देखो अमाशय व छोटी आंत को व्यतीत करना जरूरी है, क्योंकि अगर अमाशय और छोटी आंत आपस में मिल जाएंगे तो भोजन का जो पाचन अमाशय में हो रहा है तो फिर वह छोटी आंत में कैसे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि छोटी आंत तो वही मिल जाएगी आपस में मिलकर के। भाई अगर मान लीजिए यहीं पर छोटी आंत आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई समस्या कड़ी है ना कि अमाशय में भोजन आया तो पहले ही अमाशय में तो भोजन का पाचन होगा, उसके बाद ही तो छोटी आंत में जाएगा। अगर छोटी आंत में अमाशय शामिल हो जाएगी तो एक तरह से ये भोजन का पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, ये जो अवरोधनी होती है छोटी आंत अमाशय को विभाजित कर देती है। अमाशय से छोटी आंत व भोजन निकास को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो ये अवरोधनी हमारे लिए काम करती है, जिसमें जो ग्रासनली अवरोधनी होती है वो क्या करती है, ग्रासिका और अमाशय को विभाजित करती है, जबकि जठर निर्गम्य अवरोधनी होती है अमाशय और छोटी आंत को क्या करती है, विभाजित कर देती है। अब मुख्य रूप से अमाशय के क्या कार्य होते हैं, इनके द्वारा स्त्रावित जठररस के एंजाइम को पेप्सिन व रेनिन का पाचन कार्य करते हैं। अमाशय भित्ति के द्वारा स्त्रावित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी अमाशय के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणु जैसे ही जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। पीएच उपलब्ध कराता है, जो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पाचन हेतु भोजन के अस्थायी संग्रह का कार्य करता है। जैसे मान लो कोई भी भोजन ज़्यादा चला गया तो उसके संग्रह का कार्य भी जो है अपने पास में पाचक रसों के द्वारा ही, यानी अमाशय के कार्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अमाशय तक हमने यहाँ पर वर्णन किया। सबसे पहले हमने मुख के बारे में पढ़ा, उसके बाद में ग्रसनी से भोजन गया, ग्रसनी से भोजन ग्रासनली में गया, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। ग्रासनली से भोजन किस में गया, अमाशय में गया। अमाशय के हमने 3 भाग देखे, जठरागम, जठनिर्गमी, फंडिस। जठरागम बायां बड़ा भाग था, जठनिर्गमी दायां छोटा भाग था, फंडिस दोनों के मध्य का भाग था। उसके बाद 2 प्रकार की अवरोधनी हमने यहाँ पर ग्रासनली देखी और जठर निर्गमी यहाँ पर हमने अवरोधनी देखी है।